अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है तथहीर फातिमा और आज मेरा टॉपिक है किंगडम प्रोकैरियोटे। ये चैप्टर नंबर 6 है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलेगा ताकि जब भी कोई मैं आपके फ़ायदे के या लेक्चर्स डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। द किंगडम प्रोकैरियोटे, जिसको जो है वो मुनीरा भी कहा जाता है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो जो मैंने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला वाला चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बताया होगा कि जितने भी किंगडम्स और इनके जो नाम हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटे के मुनीरा, प्रोटोक्टिस्टिका, प्रोटिस्टा, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी जो है वो ब्लैंक्स के अंदर कोई आपका ब्लैंक दी हुई होगी तो उसके अंदर ऑप्शन में ना प्रोकैरियोटे की जगह मुनीरा भी लिखा आ सकता है। तो आपको जब ये बात पता होगी कि प्रोकैरियोटे को मुनीरा कहते हैं तभी तो आप टिक कर पाएंगे, इसलिए आपको जो है वो दोनों नाम पता होने चाहिए। यहाँ पर ये लिखा है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, पहली बात कि वो यूनिसेलुलर होते हैं। आप सबसे पहले जाके ना मेरे सीक्वेंस से जो है वो लेक्चर्स फॉलो कीजिए ताकि आपको पता हो कि प्रोकैरियोटे में होता क्या है, कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। सबसे जो पहले ऑर्गेनिजम्स, अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स थे वो प्रोकैरियोट्स थे और इनको आए हुए जो है वो अर्थ पर, मतलब ज़मीन पर 2 बिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं। ये बात जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास पेज नंबर 101 पर लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट एक ऐसा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब कि एक सेल पर कंसिस्ट करते हैं और उनके पास एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब कि फॉल्स न्यूक्लियस और इनकम्प्लीट न्यूक्लियस। जो मेरा पहला लेक्चर फॉलो कर चुके हैं द बियोलॉजी का, जो चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर मैंने वहीं पर बता दिया था कि इनके पास इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है। ये एमकेट और इंटरमीडिएट में दोनों में पूछी गई थी कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिसके पास इनकम्प्लीट न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो वो है प्रोकैरियोट। अच्छा, प्रोकैरियोट जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। इनके अंदर हर सेल जो है वो एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन करता है। हर सेल एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन करता है जो कि एक लूप के अंदर क्वाइल्ड हुआ हुआ होता है। ठीक है, और ये जो है वो किसके न्यूक्लियस के अंदर इंक्लोज नहीं होता है। वैसे नॉर्मली डीएनए जो है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता इसका डीएनए। ये ऑलमोस्ट हर जगह पे होता है और ये जो है वो रिसर्च और टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोकैरियोट्स काम आते हैं। एक दफ़ा हम पहला पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। प्रोकैरियोट इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेलुलर हैविंग द प्रोकैरियोटिक और प्रिमिटिव न्यूक्लियस। कि वो यूनिसेलुलर होते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, इन विच ईच सेल कंटेन्स अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, जिनके हर सेल में जो है वो एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि क्वाइल्ड हुआ हुआ होता है एक लूप के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है एंड नॉट इंक्लोज इन अ न्यूक्लियस। दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर इंडिस्पेंसिबल लिंक्स इन द रिसाइकलिंग ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन यूज देम इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। और इनको जो है वो रिसर्च और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास बैक्टीरिया और उसका जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी। एडवांसेस इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग थिंग्स ऑफन डिपेंड ऑन द इन्वेंशन ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो इसकी जो अंडरस्टैंड या इनको जो पहले इनको इन्वेंट किया गया था या इनको जब पता लगाया गया था तो वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के बदौलत पता लगाया गया था। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है वो बहुत स्मॉल साइज़ होता है। वायरसेस जो हैं वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट नहीं हो पाए थे। इनकी जो प्रेजेंस थी वो एज्यूम्ड की गई थी और इनके जो इफ़ेक्ट्स थे उनके लिविंग टिश्यू के ऊपर उससे पता लगाया गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने जो है वो इसकी एग्जिस्टेंस को जो है वो कंफर्म कर दिया था। अच्छा, ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया के साथ नहीं हुई थी, ये सब वायरस के साथ हुआ था कि उसका जो है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं किया गया था। उनके इफेक्ट को लिविंग टिश्यू पर जब हुए थे तब उसको जो है एज्यूम किया गया था और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, उसने इसकी कंफर्म कर दिया एग्जिस्टेंस। फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से पहले जो है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मतलब हमें पता ही नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते भी हैं। अब पहली बात ये कि वायरस को किसने डिस्कवर किया था और बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था। तो वायरस को जो है वो इवानोस्की ने किया था। अगर आपने मेरा चैप्टर नंबर 5 फॉलो किया हुआ है
तो उसके अंदर आपको पता होगा। और बैक्टीरिया को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोनी वैन लेeuwenhoek वाज द फर्स्ट टू एब्जॉर्ब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि वो पहला था जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एब्जॉर्ब किया था। फिर इसने ये क्या किया था, जब इसने जो है वो बैक्टीरिया का पता लग गया था तो इन्होंने जो है वो लंदन के अंदर एक रॉयल सिटी है, वहाँ पे बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, लेकिन इनका एक लेटर जो पब्लिश किया गया था रॉयल सिटी की तरफ से वो 1677 के अंदर हुआ था। और इसके अंदर जो है वो उन्होंने बैक्टीरिया की पहली मर्तबा जो है वो डिस्क्रिप्शन दी थी। फिर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि बैक्टीरिया को जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो कहा जाता है। अगर आपसे जो है वो बैक्टीरिया और वायरस का पूछा जाए तो वायरस के अंदर आपके पास नॉन सेलुलर लिखा हुआ आएगा, ठीक है, और इनके पास सेल होता है लेकिन ये यूनिसेलुलर होते हैं। अब बैक्टीरिया सेल का जो मेजर्स है कि वो कहाँ ब्रेथ और लेंथ, तो ब्रेथ उसकी होती है 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन ब्रेथ और 2 से 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ। फिर हमारे पास बैक्टीरिया का ये कहा जा रहा है कि यूनिसेलुलर होते हैं। हाउएवर द सेल्स ऑफ सम स्पीशीज में रिमेन एसोसिएटेड आफ्टर सेल डिवीजन एंड फॉर्म द कॉलोनीज, लेकिन ये कभी कभी जो है वो मिलके जो है वो कॉलोनीज भी बना लेते हैं। इस पेज पे आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसके पास इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया आते हैं। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। इनका जो डीएनए होता है वो कॉइल्ड हुआ होता है लूप के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ह्यूमन जो है वो इसको यूज़ करते हैं इन रिसर्च और टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर इसकी डिस्कवरी पर बात करें तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने किया था, और फिर उन्होंने जो है वो रॉयल सिटी इन लंदन पे बहुत सारे लेटर्स भी लिखे थे, लेकिन जो पब्लिश हुआ था वो 1677 के अंदर हुआ था। उसके अंदर इन्होंने पहली मरतबा जो है वो डिस्क्रिप्शन दी थी बैक्टीरिया की। फिर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इसके अंदर जो पेज पे लिखा हुआ है कि वही है कि स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट होता है। 0.2 से 2 इसकी ब्रेथ होती है, 2 से 10 इसकी लेंथ होती है, और फिर ये जो है वो यूनिसेलुलर होता है और ये कभी कभी जो है वो कॉलोनीज भी बना लेता है। फिर हमारे पास ये है कि बैक्टीरिया सेल जो है वो कितनी चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, तो है फ्लैजिला, पिलाई, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, मीजोसोम्स एंड स्टोरेज बॉडीज। अब मीजोसोम्स क्या होते हैं ये आपको पता होगा, अगर आपने मेरे पहले लेक्चर फॉलो किए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सीक्वेंस वाइज चलें। मीजोसोम्स जो है वो इन्वेजिनेट होता है सेल मेम्ब्रेन का, मतलब कि इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की। और फिर हम जो है वो सीक्वेंस से जो है वो इसकी हेडिंग्स को पढ़ते हैं कि फ्लैजिला क्या होता है। ये एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस होते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब कहाँ से बनते हैं, ये बेसल बॉडी से बनते हैं। ये बेसल बॉडी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन के नीचे होता है। और ये कहाँ से बाहर आते हैं, ये सेल वॉल से बाहर आते हैं। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि फ्लैजिला जो है वो कैसा होता है, एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस होते हैं। एक बात ये याद रखिएगा, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, बेसल बॉडी से होता है। बेसल बॉडी का नाम आ जाता है एज इट इज लिखा हुआ, तो ये पता होना चाहिए। और ये कहाँ से बाहर आते हैं, सेल वॉल से बाहर आते हैं। किस चीज़ से बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, लेकिन के पास कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होते हैं। और फ्लैजिला जो है वो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। मोटिलिटी मीन्स लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये आप ऊपर बात लिख लें कि ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। वे हमारे पास फ्लाई है कि वो हॉलो होते हैं, फिलामेंटस एपेंडेजेस होता है, लेकिन फ्लैजिला से छोटे होते हैं। ये एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा कि कौन से ऐसे हैं जो कि फ्लैजिला से छोटे होते हैं, तो वो प्लाई है। ये आपको पता होना चाहिए। दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन नॉट इन लोकोमोशन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लैजिला जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है और प्लाई जो है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन जो है वो जस्ट लाइक रिप्रोडक्शन का एक नाम है, तो उससे ये होता है कॉन्जुगेशन, और ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस तरह जो है वो इस तरह एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। जो चीज़ बहुत सिमिलर होगी वो इस तरह एमसीक्यूज बनते हैं उनको मिला मिलाकर, और जो चीज़ बिल्कुल ही अपोजिट होती है ना, ज़्यादातर इन चीज़ों से बनते हैं एमसीक्यूज। तो ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता। कैप्सूल के बारे में ये लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टिव शील्ड होता है जो कि पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास स्लाइम कैप्सूल होता है जो कि पैथोजेनेसिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे होते हैं और फैगोसाइटोसिस से इनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्या यही लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव शील्ड जो कि मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन। जिस चीज़ से बने हुए होते हैं ना, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि फ्लैजिला में वो किससे बने हुए थे, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने हुए थे। कैप्सूल किससे बना हुआ होता है, बैक्टीरिया का पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। फिर सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। सेल वॉल एक वाहिद है जिसके अंदर एब्सेंट होती है वो है एनिमल, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। ये बात ध्यान में रखेगा। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की बिल्कुल डिफरेंट होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल से। वो कैसे, सेल वॉल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट सेल वॉल। वही बात जो मैंने आपको बताई। इट इज केमिकली कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होती है जो कि किन चीज़ों से बनी हुई होती है, अमाइनो एसिड, शुगर, काइटिन, बट सेलुलोज इज टोटली मिसिंग। और प्लांट की सेल वॉल में कौन था, सेलुलोज, तो इसके अंदर सेलुलोज होता ही नहीं है। द सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया है यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। या अगर आप कहीं
या अगर आप कहीं की पॉइंट लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप लिख लें कि सेल वॉल जो बैक्टीरिया की होती है, ज़्यादातर जो है उनके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। कि पता है हर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मौजूद होता, लेकिन ज़्यादातर के पास मौजूद होता है। मोस्ट बैक्टीरिया हैव यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन। इट इज कंपोज ऑफ लॉन्ग ग्लाइकिन चेन से बने हुए होते हैं जो कि क्रॉस लिंक कर रहे होते हैं पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के साथ। इन एडिशन शुगर मॉलिक्यूल्स, टेक्नोइड एसिड, लिपोप्रोटीन एंड लिपोपॉलीसेकेराइड्स आर आल्सो प्रेजेंट। लेकिन ये वाली जो बात है ना कि बहुत बहुत से बैक्टीरिया के पास जो है वो यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनको पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो ज़्यादातर बैक्टीरिया के पास मौजूद होते हैं, उनका नाम बताइए, तो वो होते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। अब मैंने यही कहा था कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास पेप्टिडोग्लाइकेन मौजूद होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पेप्टिडोग्लाइकेन मौजूद नहीं होता। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सम बैक्टीरिया में लैक सेल वॉल, कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। आर्कियो बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकेन, मतलब कि आर्कियो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल तो होती है लेकिन पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। आर्कियो बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, इसको मार्क कर लीजिए। सेल वॉल, अच्छा सेल वॉल जो है वो किसके सराउंड हुई हुई होती है? सेल मेम्ब्रेन के सराउंड हुई हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। इट इज अटैच टू सेल वॉल एट फ्यू प्लेसेस एंड हैज मैनी पोर्स, के ये सेल वॉल के जो है वो बहुत सारी प्लेसेस पे अटैच हुआ होता है, उसके पास पोर्स होते हैं। ये किन चीज़ से बना हुआ होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। किस तरह एक्ट कर रहा होता है? रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की तरह एक्ट कर रहा होता है। क्यों? बिकॉज माइट्रोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रैन्युलर है, जिसके पास स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। मीजोसोम्स क्या होती है? इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की। मेसोसोम्स जो है वो किन फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं? वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेला। ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन तीन फॉर्म में प्रेजेंट होती है? वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला में फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो वो है मेसोसोम्स। अब ये किस तरह फंक्शन करते हैं? ये फंक्शन करते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन में, सेल डिवीजन में, रिस्पायरेशन में और एंजाइम की एक्सपोर्ट में। मेसोसोम्स जो है वो इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उसमें क्योंकि जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, तो उसकी जगह जो है वो मेसोसोम्स काम कर रहे होते हैं। अब न्यूक्लाइड क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है जो कि कंटेन कर रहा होता है जेनेटिक मटेरियल को किस फॉर्म में कर रहा होता है? सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और फिर हमें ये कहा जा रहा है कि देयर इज टोटल एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस, ठीक है, कि वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं होते। फिर प्लाज्मिड जो है वो एक स्मॉल फ्रेगमेंट होता है जिसके पास एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। डबल स्ट्रैंड जो है वो डीएनए होता है, और ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है, अपने आप को जो है वो खुद अपनी रेप्लिकेशन करवा रहा होता है। ये ना ग्रोथ से एसोसिएट करता है ना मेटाबॉलिज्म से। अच्छा, प्लाज्मिड्स जो है वो किस तरह काम करते हैं? ये जो है वो एज अ वेक्टर काम करते हैं, जेनेटिक इंजीनियर। फिर हमारे पास पेज नंबर 103 पर है इसके शेप्स के। इसके पास बैक्टीरिया के कितने जो है वो शेप्स होते हैं? तो वो चार होते हैं। एक होते, पहले हम नाम पढ़ लेते हैं, कोकाय, बैकली और स्पाइरुला, विब्रियो और कॉमस। अब कोकाय क्या होता है कि ये कौन से शेप का होता है? ये राउंडेड होता है। ये जो बेरी करके आगे सिंगुलर कॉकस, बेरी, राउंडेड, तो ये कैसा होता है? राउंडेड शेप्ड होता है, स्फेरिकल होता है। तो आप इन दोनों को मार्क कर लीजिए। नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, ये एक वाहिद है जिसके अंदर फ्लैजिला मौजूद नहीं होता, इसको बाकायदा हाईलाइट कर लीजिए। ये पूछा जाता है। मैं यही दोबारा कहूँगी कि जो अपोजिट बातें होती हैं और जो सिमिलर बातें होती हैं, इनसे ज़्यादातर जो है वो एमसीक्यूज बन के आ रहे होते हैं इंटरमीडिएट की बेस पर। और एमकेट की बेस पर जो है वो आपसे मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी आ रहे होते हैं, और मतलब ऐसे सिंपल भी आ रहे होते हैं। एमकेट के लिए हर तरह से आ रहे होते हैं। इंटरमीडिएट के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे आएंगे, जो बातें सिमिलर हैं उनसे ज़्यादातर आएंगी, जो बातें अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट है, उनसे ज़्यादातर आएंगी, ठीक है। तो मैं आप दोनों के हिसाब से जो है वो एमसीक्यूज बताती भी रहूँगी और बातें जो है वो हाईलाइट भी करवाती रहोगी। एम कैट को कुछ नहीं छोड़ना। एम कैट स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं उनको कुछ भी नहीं छोड़ना, चाहे वो बच्चों वाला लगे, चाहे वो नॉन इम्पॉर्टेंट लगे, या आपको लग रहा है कि है ही नहीं भाई इंपॉर्टेंट, नहीं, कुछ नहीं छोड़ना। रीडिंग ही तो करनी है, समझ नहीं तो है भाई, पढ़ पढ़ लें, आगे के लिए आसानी हो जाएगी। तो कोकाय के पास जो है वो फ्लैजिला नहीं होता है, एक वाहिद है जिसके पास फ्लैजिला नहीं होता, वो है कोकाय, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ डिवीजन एंड सेल अरेंजमेंट देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोकाय, के कितने टाइप्स के होते हैं ये सब नहीं पूछा जाता, बस ये पूछा जाता है कि अगर वन है तो वो कौन सा
होगा, मोनोकॉकस या डिप्लोकॉकस? तो नाम से ही जाहिर है मोनोकॉकस मोनोकॉकस होगा। और डिप्लोकॉकस के अंदर जो है वो एक पेयर होता है कोकाई का। स्ट्रेप्टोकॉकस के अंदर जो है वो चेन होती है। या आप अलग से अगर लिखना चाहें तो लिख लें कि स्ट्रेप्टोकॉकस चेन, स्ट्रेप मीन्स चेन और स्टेफलो मीन्स ग्रैप लाइक अरेंजमेंट। ये दोनों के ना नाम में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप एक अलग साइड पे करके लिख लें। स्ट्रेप्टोकॉकस के अंदर लॉन्ग चेन ऑफ कोकाई होता है और स्टेफलोकॉकस के अंदर ग्रैप लाइक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ भी है, अगर आप देखना चाहें डायग्राम में। माइक्रोकॉकस के अंदर एक एक आ रहे हैं, डिप्लोकॉकस के अंदर पेयर, टेट्राकॉकस के अंदर जो है वो चार चार आ रहे हैं। यहाँ आप टेट्राड देखें और टेट्राकॉकस, दोनों के नाम जो है मतलब थोड़े से अलग हैं, लेकिन एक ही बात है कि टेट्राड और टेट्राकॉकस में चार कोकाई आ रहे हैं। सार्कीना जो है वो एक क्यूब होता है जिसके अंदर आठ आठ कोकाई जो मिलकर बना रहा होता है, वो क्यूब बना रहा होता है जिसको हम सार्कीना कहते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल में आप देख लें। स्टेफलोकॉकस में फिर कहोगे ग्रैप लाइक अरेंजमेंट, तो कितने होते हैं? मोनोकॉकस एक, डिप्लोकॉकस पेयर, स्ट्रेप्टोकॉकस चेन, लॉन्ग चेन होती है। टेट्राड या टेट्रोकॉकस के अंदर चार होते हैं, नाम से ही जाहिर है। सार्कीना में आठ होते हैं, उसके अंदर एक क्यूब बन रहा होता है। स्टेफलोकॉकस के अंदर ग्रैप लाइक अरेंजमेंट होती है। कोकाई एक वाहिद है जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। इसका शेप कैसा होता है? राउंडेड होता है और स्फेरिकल होता है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। फिर हमारे पास है बैकिली। अच्छा, फ्लैजिला, बैकिली, स्पाइरेला, विब्रियो और कॉमस, मतलब कि इन आखिरी की तीनों हेडिंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन फ्लैजिला इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किसके अंदर मौजूद होता है? तो वह है बैकिली और स्पाइरेला। ये आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा किसमें मौजूद होता है? वो फ्लैजिला तीनों में से बैकिली और स्पाइरेला के अंदर होता है। तो बैकिली किस शेप का होता है? रॉड शेप का होता है। इन तीनों के अंदर फ्लैजिला मौजूद होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मौजूद होता है वो बैकिली और स्पाइरेला के अंदर होता है। रॉड शेप्ड होता है बैकिली। बैकिली आर रॉड शेप, दे में बी फाउंड इन पेयर्स और इन चेन्स, के ये पेयर्स में भी पाए जाते हैं या चेन्स में भी पाए जाते हैं। बैकिलस वही होगा कि मतलब उसमें से एक होगा सूडोमोनास, डिप्लोबैकिलस, स्ट्रेप्टोबैकिलस, मतलब नाम से ही जाहिर है स्ट्रेप्टो मतलब चेन होगा। दे में बी फ्लैजिलेटेड। बैकिली आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। बैकिलस एक सिंगल रॉड शेप बैक्टीरियम होता है। स्ट्रेप्टोबैकिलस मतलब कि चेन होती है और डिप्लोबैकिलस मतलब एक पेयर होता है बैकिली का। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, स्ट्रेप्टोबैकिलस और डिप्लोबैकिलस। फिर हमारे पास है स्पाइरेला। स्पाइरेला जो है वो एक कॉइल की तरह का होता है, कॉर्क स्क्रू शेप की तरह का होता है। इसके एग्जाम्पल बस इन दोनों में लास्ट में ना एग्जाम्पल्स ही दी हुई है। तो स्पाइरोकाइटा होती है, स्पाइरेला की एग्जाम्पल स्पाइरोकाइटा होती है। ये कॉइल शेप का होता है, कॉर्क स्क्रू शेप का होता है, स्पाइरल होता है। ठीक है, कॉर्क स्क्रू शेप या फिर स्पाइरल होता है, उसकी एग्जाम्पल है स्पाइरोकाइटा। फिर हमारे पास चौथा है विब्रियो कॉमस। ये जो है वो स्लाइटली कर्व्ड होता है, इसकी एग्जाम्पल कौन है? विब्रियो कॉलेरा। तो ये आपको एग्जाम्पल इन दोनों की जो है वो मालूम होनी चाहिए। एज इट इज लिखी आएगी कि स्पाइरोकाइटा किसकी एग्जाम्पल है, तो वो स्पाइरेला की है। विब्रियो कॉलेरा किसकी एग्जाम्पल है, तो वो विब्रियो की है। या फिर इसका एक और नाम है जो है कॉमस। और इससे आपको शेप भी पूछे जाते हैं कि स्पाइरेला कौन सी शेप का है? कॉर्क स्क्रू शेप का है, तो हाँ भाई कॉर्क स्क्रू शेप का है। वरना क्या रॉड शेप का है? नहीं नहीं, ये तो कॉर्क स्क्रू शेप का है। ऐसे आपको ना मतलब अब बिल्कुल अलग आपको ऑप्शंस दिए होंगे, लेकिन आपको ठीक ऑप्शंस पे टिक करना होगा, जिसमें जो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि बैकली रॉड शेप का है, कॉकी जो है वो राउंडेड स्फेरिकल है, या फिर स्पाइरेला जो है वो कॉर्क स्क्रू शेप का है, या फिर स्पाइरेला और विब्रियो कॉमस जो है वो स्लाइटली कर्व्ड होता है। इसके एग्जाम्पल्स और ये कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, इनके नाम क्या है, ये एक दफ़ा ध्यान से देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके शेप्स और ये जो लिखा हुआ है कि मोनोकॉकस हो तो एक, अगर डिप्लोकॉकस हो तो मतलब एक पेयर, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रेप्टो और स्टेफलो, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगा। स्ट्रेप अगर आएगा तो चेन आएगा, स्टेफ अगर आएगा तो ग्रैप लाइक अरेंजमेंट आएगी। और एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। अब हमारे पास पेज नंबर 104 है, हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया को जो है वो बहुत ही बड़े क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो क्लासिफाई किया गया था। उसके शेप्स के ऊपर, उसकी लोकोमोशन के ऊपर, उसके पिगमेंटेशन के ऊपर, उसके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के ऊपर, मतलब कि काफ़ी वास्ट जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन है। हर चीज़ पर जो है वो हर तरह से उसको जो है वो क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, पैटर्न ऑफ अटैचमेंट एंड नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट, बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टैक्सोनोमिक ग्रुप, के फ्लैजिला के ऊपर क्लासिफाई किया गया है कि किस तरह का होता है, मतलब नाम क्या होते हैं। अगर एक फ्लैजिला हो, दो फ्लैजिला हो, अगर फ्लैजिला ही नहीं हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए ट्वाइकस। अगर ए आ जाए ना बायो के अंदर तो उसका मतलब होता है नो, ए मतलब नो।
जैसे एट्वाइकस है तो मतलब कि इसके पास फ्लैजिला ही नहीं है, और मोनोट्राइकस है तो आप खुद नाम से जाहिर है कि भाई एक ही फ्लैजिला होगा। से व्हेन सिंगल पोलर फ्लैजिलम इज प्रेजेंट देन द कंडीशन इज नोन एज मोनोट्राइकस। और अगर जो है वो एक गुच्छा या एक टफ जो है वो फ्लैजिला का प्रेजेंट है एक साइड के ऊपर, एक पोल के ऊपर, तो उसको हम कहेंगे लोफोट्राइकस। और अगर दोनों पोल के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे एम्फीट्राइकस। ये मैं आपको, अच्छा पेरीट्राइकस क्या होगा, सराउंड हुआ हुआ होगा। मैं फिर बताती हूँ, एट्राइकस कोई फ्लैजिला नहीं है, मोनोट्राइकस एक फ्लैजिला है, लोफोट्राइकस एक साइड पर फ्लैजिला है। और अगर दोनों पोल पर फ्लैजिला होंगे तो क्या नाम होगा, एम्फीट्राइकस। पेरीट्राइकस फ्लैजिला घेरा हुआ है उसको, मतलब कि उसके इर्द गिर्द जो है वो सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला है, तो उसका होगा पेरीट्राइकस। फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। एट्राइकस कोई फ्लैजिला नहीं है, मोनोट्राइकस एक फ्लैजिला है, लोफोट्राइकस एक जगह एक पोल पे फ्लैजिला है, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट ओनली वन पोल, इसको हम कहेंगे लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस दोनों पोल्स पे फ्लैजिला है। पेरीट्राइकस के फ्लैजिला जो है उसकी सराउंडिंग में मौजूद है। ये ऐसे आप याद करें, आपकी ये सारी चीजें जो है वो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एम कैट स्टूडेंट के तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, उनको मतलब बिल्कुल भी कुछ वो नहीं, ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आसानी हो जाएगी। वहाँ पे टाइम नहीं होता है एमकेट में आपके पास बैठकर कि अच्छा ए ट्राइकस मतलब नो, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर आएगा अच्छा पेरी ट्राइकस जो तो सराउंड, ऐसा नहीं। मतलब समझ के पढ़ेंगे तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब मैं आपसे एक दफ़ा ऐसे ही पूछ लूँ रैंडमली, तो आप मुझे उम्मीद है कि बता लेंगे। पहले मैं आपको दोबारा से जो है वो रिवाइज करवाती हूँ। ए ट्राइकस मतलब कि नहीं है, मोनोट्राइकस नाम से जाहिर है एक है। लोफो और एम्फीट्राइकस, लोफो का मतलब एक पोल पे मौजूद है, एम्फीट्राइकस का मतलब दोनों पोल्स पे मौजूद है, और पेरी ट्राइकस का मतलब सराउंडिंग में मौजूद है। तो बताएं कि मोनोट्राइकस का क्या हुआ, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ गया कि एक फ्लैजिला मौजूद है। फिर मैंने कहा ए ट्राइकस, तब भी आपके दिमाग में आ गया इसमें फ्लैजिला ही नहीं है। फिर मैंने कहा पेरी ट्राइकस, तब भी आपके दिमाग में आ गया अच्छा इसके सराउंडिंग में। तो इस तरह याद करेंगे तो हो जाएगा, एंड इंटरमीडिएट को भी और एमकेट को भी, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को एक दिन एमकेट स्टूडेंट्स में ही तब्दील होना है। तो आप अभी से मेहनत करें, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं, तो आप अभी से मेहनत करें, लेक्चर सुन ले तो आराम से समझ भी आ जाएगा। अच्छा, फिर मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, मोस्ट ऑफ बैकिली एंड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है फ्लैजिला। मतलब जो ज़्यादातर फ्लैजिला मौजूद होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, बैकिली और स्पाइरल स्पाइरल में शेप बैक्टीरिया में होता है। वही जो है ना आपको पीछे बात बताई थी, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिस्टियन ग्राम डेवलप द टेक्निक ऑफ ग्राम स्टेनिंग डिवाइडिंग बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स। क्रिस्टियन ग्राम ने क्या था, अगर पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो उसका कौन से कलर का होगा, पर्पल होगा, और अगर नेगेटिव है तो उसका कौन सा स्टेन्ड होगा, पिंक होगा। बस ये दो बातें याद रखिएगा कि किसने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, क्रिस्टियन ग्राम ने किया था। और एक पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो वो किस कलर का होगा, पर्पल, अगर नेगेटिव होगा तो वो पिंक। ये बात ध्यान में रखेगा। फिर हमारे पास है कि कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने जो है वो बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। एक था लार्ज डिवीजन जिसको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं, यू बैक्टीरिया का एक और नाम है ट्रू बैक्टीरिया। और पे हमारे पास है कि एक स्मॉलर डिवीजन जिसका जो है वो आर्क्यो बैक्टीरिया। आर्क्यो बैक्टीरिया का अगर मैं पूछूं कि क्या सीन था, मतलब उसके अंदर क्या चीज़ नहीं थी, तो बताएंगे क्या था। तो ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे ना तो आपको ये इस तरह भी याद आएगा। तो आर्क्यो बैक्टीरिया के अंदर माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स थे, जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था पेप्टिडोग्लाइकेन, वो मौजूद नहीं था। सॉरी, माइक्रोट्यूब्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि मौजूद नहीं थे, उनका क्या नाम था, उनका नाम था पेप्टिडोग्लाइकेन। तो इस तरह भी जो है वो आप लिंक करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अच्छा, फिर मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती हूँ, लेकिन आपको जिस तरह याद रहे ना, मैं आपको वो ट्रिक्स बताना चाहती हूँ कि जितनी मैंने अपने लिए मतलब एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, मैं आपको वो सारी बता रही हूँ ताकि आपके लिए आगे जाके आसानी हो। तो मैं आपको इस तरह जो है पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती हूँ, तो बैक टू द टॉपिक कि भाई कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने जो है वो दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक था लार्ज डिवीजन जिसको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं, उसका ग्रीक वर्ड में देखा जाए तो ट्रू बैक्टीरिया होता है। और स्मॉलर डिवीजन में आर्क्यो बैक्टीरिया जो कि एंशिएंट बैक्टीरिया कहलाता है। ठीक है, अब ये ना पूछा गया था कि भाई यू बैक्टीरिया को जो है वो ग्रीक वर्ड्स के अंदर क्या कहा जाता है, या इज ऑल्सो नोन एज, तो वो था ट्रू बैक्टीरिया। अगर बच्चा बहुत ये ब्रैकेट्स ना कुछ बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मुझे पता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई ये आपको नहीं भूलना है कि यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, आर्क्यो बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया। और ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा जो लार्जर डिवीजन थी वो आर्क्यो बैक्टीरिया था या यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया है, और स्मॉलर डिवीजन आर्क्यो बैक्टीरिया। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है अकरेंस।
कि बैक्टीरिया जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हर जगह मौजूद होता है। एयर, सॉइल, वाटर, फ्रॉम डेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे कैन सर्वाइव इवन इन हॉट स्प्रिंग्स एंड ऑल्सो इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। कि हर गर्म से गर्म तक मौसम में होता है और हर इतना ठंडा कि फ्रीज हो जाए उसमें भी ये मौजूद होता है। अच्छा, फिर हमारे पास इसका न्यूट्रिशन का टॉपिक है। वही कि मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन कितने बेस पर की गई है, तब इसकी न्यूट्रिशन के ऊपर की गई है। एक न्यूट्रिशन होती है हीटरोट्रॉफिक और एक होती है ऑटोट्रॉफिक। हीटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि अपना खाना दूसरों से लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया हीटरोट्रॉफिक होते हैं और कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया आर हीटरोट्रॉफिक विद अ फ्यू ऑटोट्रॉफिक। हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दोज विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कि वही कि अपना ऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना पाते, इसको हम हीटरोट्रॉफिक कहते हैं, यानी कि अपना खाना इनको दूसरों से लेना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ फीडिंग हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, चाहे हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तीन किस्में हैं, सेप्रोट्रॉफिक, सिम्बियोटिक और पैरासिटिक। ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया हीटरोट्रॉफिक होते हैं या ऑटोट्रॉफिक, तो आप बोथ पे टिक लगाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मोस्टली क्या होते हैं, तो आप लगाएगा हीटरोट्रॉफिक पे टिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है मोस्ट बैक्टीरिया हीटरोट्रॉफिक विद अ फ्यू ऑटोट्रॉफिक। होते तो दोनों है लेकिन ज्यादातर हीटरोट्रॉफिक होते हैं। फिर हमारे पास हीटरोट्रॉफिक की तीन जो है वो हमारे पास दी हुई है, सेप्रोट्रॉफिक, सिम्बियोटिक और पैरासिटिक। सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि अपना खाना जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। इनका जो सॉइल है वो फुल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। ये मार्क कर लीजिए ह्यूमस वाला वर्ड, कि उनका जो डेड सॉइल है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से पूरा भरा हुआ होता है, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल हैव लार्ज नंबर एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ ह्यूमस टू सिंपलेस्ट। के जो बैक्टीरिया है जो कि ऐसे सॉइल में रहते हैं, उनके पास लार्ज नंबर ऑफ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ह्यूमस के सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं, और फिर वो बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करते हैं और यूटिलाइज करते हैं सिंपल कंपाउंड्स को अपनी एनर्जी के तौर पर। मैनी अदर सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कॉज डिके ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट मटेरियल, दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। मतलब यही है कि अपना खाना जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा एमसीक्यूज के अंदर कि सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन है, कैसे है, मतलब कहाँ से खाना लेते हैं, तो वो भाई हीटरोट्रॉफिक की एक टर्म है सेप्रोट्रॉफिक, जो कि अपना खाना दूसरों से लेते हैं। वो दूसरे कौन है? डेड ऑर्गेनिक मैटर है। उसके सॉइल के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूरे भरे हुए होते हैं जो कि ह्यूमस है। वो इसलिए क्योंकि जो उसका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो ह्यूमस की मदद से जो है वो सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया फ्री लिविंग हीटरोट्रॉफ्स डेट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रिसाइकलिंग। मतलब कि हाँ, ये सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो एक तरह से रिसाइकलिंग ही करवा रहा होता है, क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो है वो अपना जो है वो अपनी न्यूट्रिशन को हासिल कर रहा होता है, या अपना जो पूरा अपना फूड जो है वो ले रहा होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ले रहा होता है। फिर हमारा दूसरा है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया और पैरासिटिक बैक्टीरिया। फिर हमारे पास वही कि पेज नंबर 105 पर सिम्बियोटिक के वो नुकसान नहीं पहुंचाता, पैरासिटिक के वो नुकसान पहुंचाता है। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसे कौन सा है जो कि दूसरों से तो खाना ले रहा है मगर नुकसान पहुंचा के ले रहा है, तो वो पैरासिटिक है, और जो नुकसान नहीं पहुंचा के ले रहा है वो सिम्बियोटिक है। एक दफ़ा रीड कर लेते हैं कि दे आर फाउंड सिम्बियोटिक को, दे आर फाउंड एसोसिएटेड विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट। कि वो होस्ट से तो खाना लेते हैं लेकिन उनको नुकसान पहुंचाए बगैर रहते हैं। अच्छा, जो राइजोबियम रेडिक्यूला है ये सिम्बियोट्स काम कर रहा होता है लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के अंदर, ठीक है। ये आपसे अगर पूछा जाए तो वैसे नहीं पूछा जाता, लेकिन आप एक दफ़ा देख लीजिए। यही पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा है जो कि दूसरों से खाना लेता है लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, तो है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया दे ग्रो इनसाइड द टिश्यूज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही कि वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज में ग्रो करते हैं और वहाँ से जो है अपना खाना लेते हैं लेकिन उनको नुकसान पहुंचा कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की दो किस्में हैं, एक है फोटोसिंथेटिक और एक है कीमोसिंथेटिक। अगर आपसे पूछा जाए कि हीटरोट्रॉफिक की है क्या फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, नहीं। हीटरोट्रॉफिक का है सेप्रोट्रॉफिक, सिम्बियोटिक, पैरासिटिक। ऑटोट्रॉफिक का है फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में बी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? ऑटोट्रॉफिक के अंदर आते हैं, और हीटरोट्रॉफिक के अंदर वो तीन फॉर्म्स आती हैं। ये मत कंफ्यूज होएगा, वरना अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं तो आप नहीं, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो इंक्लूड करता है
ऐसों को जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, दोज दैट आर कीमोसिंथेटिक, और ऐसे जो कि कीमोसिंथेटिक होते हैं। अमंग द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दीज आर दोज दैट इवॉल्व फर्स्ट, जो कि पहले इवॉल्व हुए थे वो बैक्टीरिया थे जिन्होंने ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज नहीं किया था। फिर आए थे सियानो बैक्टीरिया जो कि बाद में इवॉल्व हुए थे, उन्होंने ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज किया था। फिर हमारे पास है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एक ऐसे बैक्टीरिया जो कि सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब बनाते हैं, लेकिन किसकी मदद से? लाइट एनर्जी की मदद से, जो कि लाइट एनर्जी जिसमें यूज हो रही होती है बैक्टीरिया के अंदर, उसको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। इनके पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल से जो है वो सिमिलर होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल या फिर क्लोरोबियम क्लोरोफिल। तो आपको ये दोनों नाम पता होने चाहिए कि जो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, कोई क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल प्लांट वाला नहीं मौजूद होता है, लेकिन बैक्टीरिया का जो अपनी तरह का सिमिलर होता है क्लोरोफिल प्लांट की तरह से, उसका नाम लिखा हुआ है बैक्टीरियो क्लोरोफिल या फिर क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ये पता होना चाहिए। अच्छा, जो पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट ऑन इन्वेजिनेटेड मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म। इन्वेजिनेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही मेसोसोम्स, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ये बात भी ध्यान रखिएगा, एक कि क्लोरोफिल जैसे मौजूद होते हैं एग्जैक्टली क्लोरोफिल नहीं होते, उनके नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोबियम क्लोरोफिल। दूसरी बात, जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि इन्वेजिनेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, जस्ट लाइक मीसोसोम्स जिसको कहना चाह रहे हैं ये लोग, तो उसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद नहीं होते। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अच्छा बैक्टीरिया क्या यूटिलाइज करता है ये पता होना चाहिए। बैक्टीरिया यूटिलाइज H2S इंस्टेड ऑफ वाटर एंड लिबरेट सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। वही जो ऊपर बात लिखी हुई थी कि बैक्टीरिया जो है वो रिलीज नहीं करता ऑक्सीजन, सियानो बैक्टीरिया रिलीज करता है ऑक्सीजन। बैक्टीरिया रिलीज ऑक्सीजन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके अंदर वाटर ही यूज नहीं किया जा रहा रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में तो ऑक्सीजन रिलीज होगा ही नहीं। सियानो बैक्टीरिया में किया जाता है इसलिए उसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया यूटिलाइज H2S। फिर आप यहाँ अपनी इक्वेशन देखें, H2S यूटिलाइज हुआ है, वाटर यूटिलाइज नहीं हुआ हुआ, और लिबरेट क्या हो रहा है? सल्फर लिबरेट हो रहा है, ऑक्सीजन लिबरेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप एक दफा जो है वो इक्वेशन देख लीजिए, एज इट इज इक्वेशन जो है वो लिखी हुई आ सकती है, और ये पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया की है या सियानो बैक्टीरिया की है, तो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर जो है वो ये इक्वेशन आपको दी हुई थी। वरना आपको यहाँ पे H2S लिखा हुआ आ सकता है, और यहाँ पे जो है वो लिबरेट बताना होगा कि क्या कर रहा है, सल्फर या ऑक्सीजन। यहाँ पे आपसे ये दोनों जो है वो मिसिंग हो सकते हैं, H2S भी और एस सल्फर भी जो कि रिलीज हो रहा है, ये दोनों जो है वो मिसिंग हो सकते हैं। आपको फिल करना होगा कि यहाँ पे H2 आएगा, सॉरी वाटर आएगा, या ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो आपको जो है वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, किस तरह से क्या एमसीक्यूज बन सकता है, मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर हमारे पास है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि अपने जो है वो खाना बनाते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, एनर्जी को ऑक्सीडाइज करके, जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस के आयरन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सब जो है वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हो रहा होता है। फिर अगर हम इस टॉपिक की बात करें रिस्पायरेशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको क्लासिफाई किया हुआ है बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन, या कितनी उसको नीड होती है ऑक्सीजन की, तो उसके ऊपर जो है वो बताया जा रहा है कि एरोब्स और एनएरोबिक क्या होती है। एरोबिक हमें पता है जिसके अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, एनएरोबिक वो होती है जो कि ऑक्सीजन के बगैर हो रही होती है। ये दो तो बहुत आम टर्म्स है, ये आपको पता होगी। एरोबिक क्या होती है, एनएरोबिक क्या होती है, ऑक्सीजन का किसके अंदर इस्तेमाल होता है, एरोबिक में होता है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता। फिर हमारे पास लिखा हुआ है कि फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, फैकल्टेटिव मतलब होता है कि वो उसके बगैर कर भी सकता है और उसके साथ भी कर सकता है, अगर उसको दे दोगे तब भी वो कर लेगा, अगर उसको नहीं मिलेगी ना वो चीज़ तब भी वो कर लेगा। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है, अगर उसको ऑक्सीजन दोगे तब भी वो रिस्पायर करेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं दोगे तब भी रिस्पायर करेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको बहुत बहुत कम ऑक्सीजन दी जाती है ग्रोथ करने के लिए, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, उनको हम कहते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। एज इट इज पूछा जाता है ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके पास जो है वो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो उसका नाम बताइए, तो वो होता है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। एरोबिक आपको पता है कि ऑक्सीजन यूज होती है, एनएरोबिक वो होती है जिसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन नहीं यूज होती। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो होती है जिसको ऑक्सीजन दे दो तब भी वो रिस्पायर कर लेगा, नहीं दोगे तब भी रिस्पायर कर लेगा। माइक्रो एरोफिलिक वो होती है जिसके अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पाई जाती है। चार टर्म्स है, एरोबिक, एनएरोबिक, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, माइक्रो एरोफिलिक। एक दफा मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। एरोबिक कौन सी होती है, ऑक्सीजन यूज होती है नहीं होती, यूज होती है ऑब्वियसली पता है आपको। एनएरोबिक कौन सी होती है, ऑक्सीजन
नहीं यूज होती। वेरी गुड। फिर है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, ऑक्सीजन दोगे और नहीं दोगे हो जाएगा काम क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। माइक्रो एरोफिलिक कौन सी होती है? लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जिसके अंदर होती है वो होती है माइक्रो एरोफिलिक। बिल्कुल ठीक। जब मैं बोल रही होगी मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में सारी बातें आ रही होंगी, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक बोलती रहती हूँ। अब हमारे पास पेज नंबर 106 पर जो है वो उन्हीं चारों टर्म्स के हिसाब से जो है वो टॉपिक है। टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही पैराग्राफ है। मैं चार टर्म्स दोबारा, एरोबिक ऑक्सीजन, एनएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन, फैकल्टेटिव दे दोगे तब भी काम हो जाएगा, नहीं दोगे तब भी काम हो जाएगा। माइक्रो एरोफिलिक कौन सा होता है? वो जिसके पास जो है वो माइक्रो से ही नाम आ रहा है कि भाई भाई बहुत कम लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है इसके अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम बैक्टीरिया किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको मतलब जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि मर रहे हैं ऑक्सीजन के अंदर, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो वो कौन से होंगे? पहले तो सोच लो, एरोबिक होंगे या एनाएरोबिक? एनाएरोबिक है ना, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो ऑब्लिगेट एनाएरोब्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसको ऑक्सीजन दोगे तो वो मर जाएंगे। ऑब्लिगेट एनाएरोब्स, मतलब ऑब्लिगेट का नाम जो है वो एक्स्ट्रा लगा, मतलब एक आ गया है, लेकिन आपको एनाएरोब्स से जो है वो याद रख लेंगे कि हाँ ऑब्लिगेट एनाएरोब्स ऐसे हैं जिनको जो है वो ऑक्सीजन मिलेगी तो वो मर जाएंगे, क्योंकि एनएरोब वो होते हैं जो कि बगैर ऑक्सीजन के काम करते हैं। फिर हमारे पास लिखा हुआ है अदर्स यूज ऑक्सीजन बट कैन रिस्पायर विदाउट इट, कि वो ऑक्सीजन दोगे, ऑक्सीजन मतलब यूज़ करते हैं, लेकिन अगर नहीं दोगे तब भी वो रिस्पायर कर जाएंगे। तो जिसको ऑक्सीजन मिलनी होती है उसका क्या नाम होता है? एरोबिक नाम होता है। और नहीं दोगे तब भी रिस्पायर कर जाएंगे, तो वो कौन सी टर्म है? वो आ रही है फैकल्टेटिव की। उसमें लिखा हुआ था ना कि दोगे तब भी काम चला लेंगे, नहीं दोगे तब भी काम चला लेंगे। तो फैकल्टेटिव एरोब्स, इसके अंदर जो फैकल्टेटिव एन एरोब लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लें, इसके अंदर आएगा फैकल्टेटिव एरोब्स। ठीक है। तो भाई ऑब्लिगेट एनाएरोब कौन से होते हैं? एनाएरोब, एनाएरोब से ही पता कर लें। एनाएरोब होते हैं जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अब मैं कह रही हूँ मैं इनको ऑक्सीजन दूंगी तो ये जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे? ऑब्वियसली मर जाएंगे। अब मैं कह रही हूँ कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत है लेकिन मैं ऑक्सीजन नहीं दे रही और वो जिंदा भी रह रहे हैं, तो वो कौन से हैं? तो आप पहले सोच लो, ऑक्सीजन की जरूरत एरोब्स में होती है, एनारोब्स में होती है। हाँ तो एरोब्स में होती है। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं दे रही फिर भी वो जिंदा रह रहे हैं, तो आप फैकल्टेटिव एरोब्स के अंदर निशान लगा देंगे। फिर हमारे पास लिखा हुआ है बैक्टीरिया विच कैन ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सर्वाइव भी करते हैं सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। एरोब्स से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको या अगर आप देखें ना फैकल्टेटिव एनारोब्स जो लिखा हुआ है, जिसकी मैंने करेक्शन कही है करने को कि आप करेक्शन कर लीजिएगा, तो अगर आप अपने इसी चैप्टर के ना की पॉइंट्स में अगर आप एक दफ़ा रीड करेंगे तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, छठे पॉइंट में अगर आप देखेंगे ना तो इसमें लिखा हुआ है, तो आप इससे पता लगा लेंगे। यहाँ पे फैकल्टेटिव एरोब्स लिखा हुआ है की पॉइंट्स में, और बुक के अंदर यहाँ जो डिटेल है इसके अंदर फैकल्टेटिव एरोब्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, फैकल्टेटिव एरोब्स होगा। नाम से ही जाहिर है, आप खुद अगर पढ़ रहे हैं, आपने समझ के अभी मैं पिछला पेज ही सुना है तो आप ये आराम से खुद ही पता कर रहे होंगे कि ये ठीक लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है। आज के लिए भाई इतना ही। पेज नंबर 106 तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। लोकोमोशन से जो है वो हम अगले लेक्चर में जो है वो मैं पूरा आपको डिटेल में समझा दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और दोस्तों को भी जो है वो अपने दोस्तों के साथ अपने चैनल का शेयर कीजिए। और मैंने जो है वो, अगर आप एमकेट के स्टूडेंट्स हैं तो मैंने एक वीडियो डाली है 8 मेडिकल फील्ड्स अदर देन एमबीबीएस और बीडीएस के, अगर आपकी परसेंटेज कम है या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी परसेंटेज होती है और वो चाहते हैं कि नहीं उनका एमबीबीएस और बीडीएस नहीं पसंद होता, वो किसी और फील्ड में लेना चाहते हैं, तो वो भी बच्चे जो है वो देख सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।